इनके पासपोर्ट पे पाकिस्तान के वीजा की मोहर नहीं होती, पाकिस्तान के वीजा की स्टैंप इनके पासपोर्ट पे पाकिस्तान के वीजा की मोहर नहीं होती, पाकिस्तान के वीजा की स्टैंप नहीं होती। लेकिन हाँ, इन्हें मालूम होता है कि कुकू पान वाले से सुल्तान चाय वाले तक जाने के लिए इकबाल रोड के सिवा और कौन कौन से रास्ते हैं, जो कि आधे से ज़्यादा लाहौरियों को भी नहीं मालूम होंगे। इन्हें मालूम है कोहाट की सड़कें, बन्नू की सड़कें, खैबर पख्तूनवा की सड़कें, इन्हें चप्पे चप्पे इनके नाखूनों में बसे हुए हैं। ये हमारे असली हीरो हैं। ये ऐसे ऐसे ऑपरेशंस में जाते हैं, कभी सोच के देखिए। कभी ये लोग नेपाल जाते हैं, वहाँ से 2 आतंकवादी उठाए, बोरे में बंद किए, खाई से नीचे फेंक दिए। गुमनाम कहानी। हो सकता है मनगढ़ंत बोल रहा हूँ मैं, और हो सकता है वास्तविक हो। कभी ये लोग थाईलैंड जाते हैं, शेर की मान में जाकर के नकली फर्जी नोटों के गिरोह का भांडाफोड़ करते हैं। कभी ढाका में ऑपरेशन करते हैं, कभी म्यांमार में ऑपरेशन करते हैं। इनके ऐसे हजारों किस्से होंगे जो गुमनामी की चादरों में छिपे हुए हैं। जय हिंद साथियों, कल दोपहर 3:30 बजे से पूरे हिंदुस्तान में एक खुशी की लहर है, एक गर्व की अनुभूति है। वो इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव जी की जो फांसी थी, जो पाकिस्तान ने उन पर फांसी की सजा सुनाई थी, उस पर हम लोग को स्टे मिल गया है। और यकीनन ये खुशी की और गर्व की बात है, क्योंकि हम लोगों की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है पाकिस्तान के ऊपर। जिस तरह से 11 मुख्तलिफ जजेस ने एक स्वर में हिंदुस्तान की दलीलों को स्वीकार करते हुए पाकिस्तान की सारी बातों की धज्जियां उड़ा दी और कुलभूषण जाधव जी की फांसी पे स्टे दे दिया अगले और फाइनल फैसले आने तक, यह हम सबके लिए खुशी की बात है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली है, हम किससे उम्मीद कर रहे हैं? उससे जिसकी दुम 12 साल तक नली में डाल के रख दो तो भी सीधी नहीं हो सकती, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, क्योंकि अगर हम कल से लेकर के अभी तक के पाकिस्तान के सारे मीडिया को देखें तो आपको ऐसे ऐसे बयान दिखाई देंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सारे बयान यहाँ पे पोस्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ। पाकिस्तान के जो डिफेंस एक्सपर्ट है जैद हामिद, उसने कल बाकायदा टीवी पे एक शब्द यूज़ किया कुलभूषण जाधव जी के लिए, हराम खोर के बच्चे को फांसी दे दो। ये जैद हामिद ने कुलभूषण जी के लिए बोला है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पाकिस्तान का बाल भी बांका नहीं कर सकता। बात यह है कि अगर हम ये फैसला कर लें कि हम आईसीजे के जुरिस्डिक्शन को नहीं मानते, तो हमारे पास लीगली कानूनी ताकत मौजूद है कि हम उसको रिजेक्ट कर दें, जूते की ठोकर पे उड़ा दें। और जैसे अभी जनरल साहब ने कहा, दुनिया की कोई ताकत जो आजाद होती है वो उसकी उस घटिया अदालत की परवाह नहीं करती। पाकिस्तान की कौमी सलामती का मामला आईसीजे तय नहीं करेगी। कोई भी गैरतमंद कौम अपनी कौमी सलामती के मामला उन बेगैरत यहूदियों के हवाले नहीं कर सकते। कोई कुलभूषण यादव या मुबारक पटेल को रिहा करके इंडिया के हवाले नहीं किया जा रहा। ये केसेस 10-10, 15-15 साल चलते पड़ा रहेगा, हमारी जेल में सड़ता रहेगा, बाहर तो नहीं जा रहा वो कम से कम हरामखोर का बच्चा। ये पाकिस्तान की जुबान है। अब आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान की इस जुबान के साथ में क्या उम्मीद करें। हालांकि ये मेरे और आपके बस की बात नहीं है, हमारी सरकार सक्षम है और हमें पूरा भरोसा है अपने प्रधान सेवक पे, अजीत डोभाल जी पे, और हमारी जो संबंधित मंत्रालय है, जिस तरह से अभी तक उन्होंने इस केस में जी जान लगा दी है। हम दुआ करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कुलभूषण जाधव जी बहुत जल्दी सकुशल अपने घर वापस आएँ। लेकिन हम ये मान करके चलें कि टेक्निकली पाकिस्तान बाध्य नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो चिट्ठी आईसीजे में दी है मार्च में, उस चिट्ठी में एक क्लॉज उन्होंने लिखा हुआ है कि हम आईसीजे का फैसला मानेंगे, लेकिन एक शर्त पे नहीं मानेंगे, अगर वो हमारी आंतरिक सुरक्षा के मामले में दखल देगा। अब जो पाकिस्तान ने केस यहाँ पे पुटअप किया है, जो पाकिस्तान ने यहाँ पे केस रखा है, वो ये बोलता है कि ये कुलभूषण जाधव जो है रॉ के एजेंट थे और बलूचिस्तान में गतिविधियों में लिप्त थे। तो पाकिस्तान की दलील ये होगी कि हमारी आंतरिक सुरक्षा का मामला है, इसलिए हम आईसीजे के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है और हम कुलभूषण को फांसी दे सकते हैं। भगवान ना करे अगर ऐसा हो तो उस केस में हमें देखना है क्या होगा, जंग होगी या उसका बदला लिया जाएगा, या वो एक को टांगेंगे तो हम 10 को टांगेंगे। वो जो भी कुछ है भविष्य की बातें वो सरकार तय करेगी और हमें सरकार पे पूरा भरोसा है। लेकिन जो मैं आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहता हूं आज, वो ये बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने बोला कुलभूषण जाधव रॉ के एजेंट हैं। हमारी सरकार ये बोलती है कि कुलभूषण जाधव नेवी में काम कर रहे थे, जिन्होंने कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया था और उसके बाद वो ईरान चले गए थे और पाकिस्तान की फौज ने उनको धोखे से, गलत नीयत से
ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर से उठाया, जबरन उठाया और उठा करके पाकिस्तान ले गए और ये पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड केस चलाया है। ये दो पक्षों की दलीलें हैं, एक पाकिस्तान की और एक हिंदुस्तान की। एक सेकंड को फर्ज करते हैं, मान लेते हैं कि पाकिस्तान सही कह रहा है, हालांकि वो तो जन्म से ही झूठा है पाकिस्तान, उसने आज तक जिंदगी में कोई सच्ची बात और कोई अच्छी बात बोली नहीं है। फिर भी आज पहली बार हम एक बार को मानते हैं कि पाकिस्तान सही कह रहा है कि ये रॉ के एजेंट है। तो साथियों, एक सोचने की बात यह है, आज एक कुलभूषण दुनिया के सामने आया है। हमारी आईबी में, हमारे रॉ में, हमारी मिलिट्री सर्विसेज में ऐसे कितने सीक्रेट ऑफिसर्स हैं, ऐसे कितने सीक्रेट एजेंट्स हैं जो गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, जो गुमनामी की मौत मर रहे हैं। जब हमारा एक सैनिक सीमा पे शहीद होता है तो पूरे देश की आंखें नम होती है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है, टीवी पे उसका नाम आता है, उसके कारनामों की चर्चाएं होती है, पूरा देश उसके दुख में शरीक होता है। लेकिन हमारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं, जो रॉ के लोग हैं, जो मिलिट्री सर्विसेज में जो खुफिया विभाग के जो लोग हैं, उन पे कोई वर्दी नहीं होती। वो बिना वर्दी के वो सिपाही हैं जिनके कारनामों का कभी जिंदगी में कोई जिक्र नहीं हुआ, ना हो सकता। मजबूरियां हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, और वो गुमनामी की जिंदगी जीते हैं, गुमनामी की मौत मर जाते हैं। ये हमारे देश के असली हीरो हैं। किसी भी फिल्मी कलाकार से बड़े हैं, किसी भी क्रिकेट स्टार से बड़े हैं, ये किसी भी न्यूज़ चैनल के एंकर से बड़े हैं। ये सही मायनों में कहें, हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से आर्मी से भी ऊपर है, क्योंकि आर्मी जो कर रही है, आर्मी एक वर्दी में काम कर रही है और सबको पता है कि हाँ, आर्मी ने किया है, सरहद पे जाकर के लड़ाई लड़ी है, दुश्मन की गोली खाई है, शहीद हुए हैं, उसके साथ 125 करोड़ लोग खड़े हैं, पर इनको तो कोई जानता ही नहीं है। इनके पासपोर्ट पे पाकिस्तान के वीज़ा की मोहर नहीं होती, पाकिस्तान के वीज़ा की स्टैंप नहीं होती, लेकिन हाँ, इन्हें मालूम होता है कि कुक्कू पान वाले से सुल्तान चाय वाले तक जाने के लिए इकबाल रोड के सिवा और कौन कौन से रास्ते हैं, जो कि आधे से ज़्यादा लाहौरियों को भी नहीं मालूम होंगे। इन्हें मालूम है कोहाट की सड़कें, बन्नू की सड़कें, खैबर पख्तूनवा की सड़कें, इन्हें चप्पे चप्पे इनके नाखूनों में बसे हुए हैं। ये हमारे असली हीरो हैं। ये ऐसे ऐसे ऑपरेशंस में जाते हैं, कभी सोच के देखिए, कभी ये लोग नेपाल जाते हैं, वहाँ से 2 आतंकवादी उठाए, बोरे में बंद किए, खाई से नीचे फेंक दिए। गुमनाम कहानी। हो सकता है मनगढ़ंत बोल रहा हूँ मैं, और हो सकता है वास्तविक हो। कभी ये लोग थाईलैंड जाते हैं, शेर की मान में जाकर के नकली फर्जी नोटों के गिरोह का भांडाफोड़ करते हैं, कभी ढाका में ऑपरेशन करते हैं, कभी म्यांमार में ऑपरेशन करते हैं। इनके ऐसे हजारों किस्से होंगे जो गुमनामी की चादरों में छिपे हुए हैं। इनको ना नाम की परवाह है, ना नाम की चाह है, ये हमसे कुछ भी नहीं चाहते। और कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में हैं, इंटेलिजेंस के, हमारे आपके बीच में है। हो सकता है हमने कभी उन्हें देखा भी हो सकता है वो हमारे साथ में कभी मेट्रो में सफ़र किया हो, कभी ट्रेन में सफ़र किया हो सकता है किसी ने आपके साथ बैठ करके बाहुबली फिल्म देखी हो। पुणे में, बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, केरल में, कहीं भी हो सकते हैं। हम इन्हें नहीं पहचान सकते, पहचानना भी नहीं चाहिए, और अगर कभी पहचान जाए तो कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज मेरी आप सबसे एक अपील है कि भारत माँ के ऐसे वीर सपूतों को अपने दिल से नमन कीजिए, इनको सलाम कीजिए। 5 सेकंड के लिए, सिर्फ 5 सेकंड के लिए आंख बंद करके जितने भी कुलभूषण जाधव हैं, जो दुनिया के किस किस कोने में होंगे, हमारे आपके घरों के आसपास यहाँ पर भी होंगे, हिंदुस्तान में भी होंगे, किसी किसी ऑपरेशन में लिप्त हैं, इन सबको अपने दिल से एक सलाम दीजिए साथियों। और इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख करके बता दीजिए कि पूरा देश इनके साथ है। हो सकता है हमारे इस वीडियो को भी हमारा कोई गुमनाम हीरो देख रहा हो। जय हिंद, वंदे मातरम। ये बहुत बड़ा एक धमाका करने की साजिश थी। फिर बी को कॉन्फिडेंस में लिया, बी को सारी बातें बताई, बी के होश उड़ गए। अब सीन ये बना कि सी को नहीं पता था कि उसकी पोल ए और बी के सामने खुल गई है। ए और बी रात को सोते थे। आप एक बार कल्पना करके देखिए, एक पलंग पे तीनों सो रहे हैं, एक आम लड़का, दूसरा आम लड़का और बीच में आतंकवादी, लश्कर का। आतंकवादी के दाएं और बाएं में दोनों एक देश के आम नागरिक सोया करते थे। उनको रातों को नींद नहीं आती थी कि वो एक टेररिस्ट के साथ में उसी बिस्तर पे सो रहे हैं, लेकिन कुछ करना था देश के लिए। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अंडर कवर स्टोरीज के एपिसोड नंबर 2 में। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, या फिर इसको यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, मत देखिए बिल्कुल भी।
सेकंड फ्लोर से आवाज आया करती थी सुबह सुबह के वक्त, व्हाट्स टुडे, ट्यूसडे, व्हाट्स द डे, ट्यूसडे। और दिन होता था मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इवन कभी कभी तो संडे को भी आवाजें आती थी व्हाट्स टुडे, ट्यूसडे। और वो तीनों लड़के थर्ड फ्लोर पे रहते थे और वो थर्ड फ्लोर पे बैठ करके आपस में एक दूसरे से पूछते कि भाई आज कौन सा ट्यूसडे है, और ये हर रोज एक ही नारा क्यों लगाते हैं, व्हाट्स टुडे, ट्यूसडे। अंडरकवर स्टोरीज एपिसोड नंबर 2 अंत तक जरूर देखिएगा। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था किस तरह से 80 अंडरकवर एजेंट्स ने दिल्ली को फटने से बचा लिया, किस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट, अंसल प्लाजा मॉल, वसंत कुंज मॉल, साउथ एक्स मार्केट, वहां पे फिदाइन हमला होने वाला था। मैनचेस्टर 2017 की तरह बहुत बड़े धमाके। आईएसआईएस का एक आतंकवादी अफगानिस्तान से दिल्ली आया था, लाजपत नगर में रहता था। वो सारी चीजें मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताई हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 2001 जनवरी, जी हां, आज से ठीक 20 साल पहले दिल्ली में जनवरी से लेकर के अगस्त तक में 7-8 महीने तक बहुत बड़ी साजिश की गई। टारगेट था 15 अगस्त को दिल्ली को उड़ाना, 15 अगस्त 2001 को दिल्ली को उड़ाना। तो वो तीनों इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। मैं उनके नाम देता हूं ए, बी और सी। ए एक राष्ट्रवादी इंसान था, बी एक राष्ट्रवादी इंसान था, मतलब कि एक आम नागरिक था देश का, और सी उसके बारे में आप अभी जान जाएंगे। तो ए, बी और सी लक्ष्मी नगर में थर्ड फ्लोर पे एक रूम लेके रहा करते थे। वो तीनों एक इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रहे थे। इंस्टीट्यूट उनका प्रीत विहार में था और वो लोग सुबह सुबह एक नारे के साथ उठते थे। सुबह सुबह 7, 7:30 के करीब में सेकंड फ्लोर से नारे लगा करते थे व्हाट्स टुडे, ट्यूसडे। खैर, थोड़ा सा जब उन्होंने उसके अंदर जाने की कोशिश करी कि ये क्या नारे लगते हैं, तब समझ में आया कि नीचे सेकंड फ्लोर पे एक ट्रेनिंग सेशन हुआ करता था, जो हम लोग देखते हैं बसों में, जो माल बेचने वाले होते हैं ना, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, ये लो गंजे को भी कंगी दो, गंजे को भी तेल दो, इस तरह के जो हॉकर्स आते हैं, चन 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 चन, वो 10 रुपए के पेन का सेट बेचते हैं, वो चूरण की गोलियां बेचते हैं, वो मछली वाली काला खट्टा की गोलियां बेचते हैं। तो इस तरह की जो हॉकर्स होते हैं, जो हमें रेड लाइट पे मिलते हैं, कार के शीशे साफ करने के कपड़े बेचते हुए या और तरह तरह के सामान बेचते हुए, तो उनकी ट्रेनिंग सेशन हुआ करता था और वो लोग नारा लगाते थे व्हाट्स टुडे, जूसी डे, मतलब कि आज पैसा मिलने का दिन है, आज बहुत पैसा मिलेगा, आज बहुत सेल होगी। तो वो जूसी डे को ये तीनों ए, बी और सी सुनते थे ट्यूसडे। तो वो उनका भ्रम वहां पे खत्म हुआ। ये जो सी है, जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, ये कश्मीरी लड़का था और बाकी दोनों ए और बी नॉर्थ इंडिया के लड़के थे। इंस्टीट्यूट में ये लोग मिले और उसके बाद में अलग अलग शहरों से ये दिल्ली में आए थे। इन्होंने कंबाइन करके एक कमरा लिया। उस कमरे का भाड़ा उस वक्त पे, आज से 20 साल पहले, जनवरी 2001 में तकरीबन 4000 रुपए था। तो ये तीनों 1300 रुपए देकर के एक ही रूम में रहा करते थे। तीनों बहुत घनिष्ठ मित्र बन गए थे। तीनों सब जगह एक साथ जाया करते थे, उठना बैठना खाना पीना। लेकिन तीनों में एक बहुत बड़ा फर्क था, वो फर्क था पैसे का फर्क। सी उस वक्त पे 20 साल पहले बहुत खुला खर्च किया करता था, जबकि ए और बी मध्यम वर्गीय परिवार से थे और जो आम घरों में होता है कि खर्च करने की जो लिमिटेशंस होती है उसी के हिसाब से अपना खर्चा किया करते थे। तो ए और बी कई बार आपस में बात भी किया करते थे कि यार ये सी इतना कैसे खुला खर्च करता है, ये हर रोज डिमांड करता है कि पनीर भुर्जी खानी है, ये हर रोज बोलता है अंडा भुर्जी खानी है, ये हर रोज कहता है मेरे को पनीर की सब्जी खानी है। जबकि आप सोच के देखिए, जब हम सब भी कॉलेज टाइम में रहे होंगे, अपनी एजुकेशन के समय को याद कीजिए, आज भी कई बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं, बाहर रहते हैं, घर से पैसे मंगवाते हैं, वो भी क्या करते हैं कि अगर कोई अच्छी डिश खानी है तो हफ्ते में 1 दिन खा लेते हैं, बाकी 6 दिन आम खाना खाते हैं, नॉर्मल खाना खा लेते हैं, दाल रोटी सब्जी थाली वगैरह वगैरह। तो 20 साल पहले देखिए
ये सी हर रोज कहता नहीं मुझे तो पनीर ही खाना है, और ये भी कहता चलो चलो मंगवा लो, पैसे मैं दे दूंगा। तो ए और बी को लगता था कि यार ये इतना कैसे खर्च कर सकता है। सबसे बड़ी बात, वो खाना खाने के तुरंत बाद में एक पीसीओ पे जाया करता था लक्ष्मी नगर में। और पीसीओ उस वक्त पे, अगर आप लोग कभी दिल्ली से वाकिफ हो या आप लोग जानते हो कुछ लोग, बाकी आपके शहरों में भी होगा, चप्पे चप्पे पे एसटीडी पीसीओ बूथ हुआ करते थे। लेकिन ये जो सी था ये जाता था एक स्पेशल बूथ के पीछे की तरफ में, एक छोटी मस्जिद के पीछे था डी पीसीओ, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उसको हम कहेंगे डी पीसीओ। वो उस पे जाया करता था और प्रतिदिन कम से कम उसकी कॉल हुआ करती थी 40 मिनट की। 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे की एवरेज का उसका कॉल का ड्यूरेशन हुआ करता था। और ए और बी बेचारे बाहर खड़े सोचते रहते थे ये हर रोज क्या बातें करता है, मतलब कहीं तो बातों का अंत होगा। अपने माता जी से, पिताजी से, जिससे भी बातें करता है, कितनी बातें भरी हैं इसके पेट में कि हर रोज 1 घंटा बातें करता है। हम भी अपने अपने घरों पे फोन किया करते थे, हम आज भी करते हैं, हमारी बात 2 मिनट में खत्म हो जाती है। अब वो जब उनका दिमाग चला, फिर वो लोग वहां से वापस आते खाना खा के, फोन करके। तो एक रास्ते में बड़ा मंदिर है हनुमान जी का, जो लोग लक्ष्मी नगर के एरिया को जानते होंगे दिल्ली से उनको मालूम होगा। तो वो हनुमान जी के मंदिर में वहां पे अंदर एक हैंडपंप लगा हुआ है, वहां से वो लोग अपनी पानी की बोतलें भरा करते थे। क्योंकि आम परिवारों के लड़के थे, हर रोज बिस्लेरी या ऐसा वाटर बोतल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। 10-20 रुपए का पानी की बोतलें, और दिन में 5-6 बोतल तो कम से कम लगती थी 3 लोगों में। तो वो अपने अपने वाटर कैन लेकर के जाया करते थे और पानी भर के वहां से वापिस आते थे। तो ये जो सी है ये मंदिर के बाहर खड़ा होता था। तो ए और बी को लगा कि भाई ये गैर धर्म का लड़का है और इस्लाम को मानने वाला, इसलिए मंदिर में नहीं आ रहा। तो कोई सीरियसली नहीं लिया और वो बाहर खड़ा रहता था। उसकी वाटर बोतल भी ए और बी भर के लेके आया करते थे। एक दिन ए ने पूछा सी से कि सी भाई आप आ जाओ अंदर। तो सी बोला कि नहीं नहीं, हमारे को अंदर कोई अनुमति नहीं देगा, हमारे को अंदर जाने पे कोई एतराज करेगा। तो ए और बी के दिल का बड़प्पन देखिए, या उनका, आज तो हम कहते हैं बेवकूफी, उस वक्त की बेवकूफी कहिए या बड़प्पन। उन्होंने क्या बोला, जो इस देश में हमेशा होता है कि हिंदू ने हमेशा बड़ा भाई होने का कर्तव्य निभाया है, हमेशा छोटों को, हमेशा गैर मजहब के लोगों को, गैर धर्म के लोगों को, गैर हिंदू लोगों को एक सुरक्षा की भावना दी है कि नहीं नहीं तुम हमारे छोटे हो, तुम हमारे भाई हो, हमारे संरक्षण में हो। ए और बी ने हाथ पकड़ के सी को अंदर कर लिया, अपने पवित्र मंदिर तक में ले गए। मंदिर में ले जाकर के वहां पे उन्होंने उसका पानी भरवाया और वो ए और बी ने जाकर के दोनों ने मंदिर में मत्था टेका, हाथ जोड़े भगवान की मूर्ति के आगे, प्रसाद लिया और सी को प्रसाद ऑफर किया। सी ने वो प्रसाद नहीं लिया। ये बात आज तक ए और बी को याद है। तो सी ने वो प्रसाद लेने से मना कर दिया। ए और बी को बुरा भी लगा थोड़ा सा कि देखो हम तो इसको अंदर मंदिर तक ले आए और इसने अपना प्रसाद नहीं लिया। आज ये बातें इतनी विचित्र नहीं लगती है क्योंकि अब तो बहुत सारी चीजें दुनिया में सामने आ गई हैं। सोशल मीडिया की इतनी ताकत है, अवेयरनेस इतनी ज्यादा फैल गई है। आप 20 साल पहले जाकर के इस कहानी को समझिए, आप 20 साल पहले जाकर के इस कहानी को सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि बात की गहराई क्या है। तो सी ने वो प्रसाद देने से मना कर दिया, कोई बात नहीं, ए और बी ने खा लिया। इस तरह से इनका ये दिनचर्या चलती रही। सुबह से उठ करके व्हाट्स टुडे, जूसी डे, ट्यूसडे से लेके रात को मंदिर से पानी भर के आने तक, और कमरे में आने के बाद में कभी कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ करता था तो इनके पास में टीवी नहीं था, एक रेडियो हुआ करता था। ये लोग रेडियो पे कमेंट्री सुना करते थे और जब पाकिस्तान का विकेट गिरता, ए और बी आपस में खूब ताली बजाते, खूब ये कहते वाह वाह वाह। और जो होता है मैच देखते हो मुंह से कुछ भावनाओं में कुछ शब्द भी निकलते हैं, है ना, जो कैमरे पे मैं नहीं बोल सकता। तो जब हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों की फैमिलीज को याद करते हैं, उनकी माताओं बहनों को याद करते हैं कई बार, तो इस तरह की चीजें ए और बी किया करते थे। तब उन्होंने नोटिस किया सी के चेहरे पे थोड़ी शिकन रहा करती थी, सी को शायद ये बात पसंद नहीं आती थी। तो ए और बी ने पाकिस्तानियों की माताओं बहनों को याद करना भी कम कर दिया था कि चलो सी को बुरा ना लगे। एक दिन ए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है और जब ए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है उसको कंधे से कोई हाथ पकड़ के अंदर खींच लेता है, कोने में 2nd फ्लोर पे। ए डर जाता है। ए की उम्र बहुत कम होती है उस वक्त, ए को कुछ समझ नहीं आता। एक हाथ जो उसको कंधे से पकड़ के खींचता है वो सिर्फ ये बोलता है पोटा लगेगा, POTA, पोटा लगेगा। पोटा की फुल फॉर्म आप गूगल पे देख लीजिएगा। ए को कुछ समझ नहीं आता कि क्या है पोटा। फिर वो हाथ
उसको बोलता है कि तुम जिसके साथ रहते हो ये एक दहशतगर्द है, ये एक आतंकवादी है, ये एक टेररिस्ट है। आईबी की लिस्ट में, इंटेलिजेंस की लिस्ट में, रॉ की लिस्ट में, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस की लिस्ट में, हर जगह पे ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। तुम उसके साथ में रहते हो, उसको पूरा सपोर्ट करते हो, उसके साथ में तुम्हारा उठना बैठना है, ए के होश उड़ जाते हैं। ए ये चीज हजम नहीं कर पाता कि जिस सी भाई के साथ वो सुबह से लेकर रात तक सी भाई सी भाई सी भाई सी भाई करते इनकी जबान नहीं थकती थी कि वो एक आतंकवादी हो सकता है। लेकिन वो हाथ जब ए के कंधे पे होता है तो ए को कुछ चीजें बोलता है कि तुम ये चीजें करो, चुपचाप करो, बिल्कुल चुपचाप करो, सी को खबर ना हो और ये चीजें करके देखो तुम्हें क्या लगता है। और बी से भी इस बारे में बात मत करो जब तक तुम खुद श्योर ना हो जाओ। बी को भी मत बोलना, वरना बी भी बिगड़ जाएगा जैसे तुम अभी बिगड़े हो हमारे साथ में, और हमारा पूरा का पूरा ऑपरेशन पिट जाएगा। तुम देश से प्यार करते हो तो जो हम कह रहे हैं वो करके देखो। ए के धुएं उड़ जाते हैं, ए वापस से कमरे में जाता है, गुमसुम सा रहने लगता है। और कभी कभी ऐसे हालात बनते हैं जब सी नहीं होता है तो जो ए को अंडरकवर एजेंट ने कोने में खींच के बोला था, ए वो चीजें करके देखता है। ए को बहुत सारा सामान मिलता है सी के बैग से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ए उस वक्त उर्दू पढ़ना लिखना नहीं जानता। ए को कुछ समझ नहीं आता, सारी चीजें काला अक्षर भैंस बराबर, चीजें बहुत आती हैं सामने लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। कैमरेज नहीं होते हैं, मोबाइल फोन नहीं होते हैं जो फोटो ले ले, वीडियो बना ले, कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन कुछ कुछ इशारे मिलने शुरू होते हैं सी की तरफ से जब वो उस नजरिए से देखता है चीजों को जो कि उस अंडरकवर एजेंट ने नीचे उसको बोला ए को कि ऐसे देखो, तो ए को लगने लगता है कि हाँ बात सही है। उसी वक्त पे कुछ महीने बीतते जाते हैं, जनवरी से लेकर के ये मार्च अप्रैल मई आना शुरू होता है, तब सी बोलता है ए भाई बी भाई मुझे कमरा शिफ्ट करना है, मुझे एक नया मकान लेना है दिल्ली में। ए और बी पूछते हैं क्यों लेना है, सब कुछ तो सही चल रहा है। सी बोलता है मेरी बहन आने वाली है। वो पूछते हैं कौन सी बहन, कहते हैं जिससे आपकी बात करवाई थी। जी हां, 3 दिन पहले जो वो 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटा फोन पे बात करता कश्मीर में, कश्मीरी भाषा में बात करता था, ए और बी को कुछ समझ नहीं आता था। उसने ये बोला कि ए मेरी सिस्टर से बात करो। ए को लगा मैं क्यों बात करूं, बी को लगा मैं क्यों बात करूं, लेकिन ए और बी ने बात करी। उन्होंने वहां से बोला नमस्ते दीदी। ये सारी बातें हुई क्योंकि वो तो आम अच्छे मन से बात कर रहे थे, जैसे हम किसी दोस्त की बहन से बात करें तो नमस्ते दीदी ही बोलेंगे। तो सारी बात हुई। फोन रखते वक्त वहां से आवाज आई अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपको कामयाबी दे। ए और बी को समझ नहीं आया था तब तक, लेकिन ए को कुछ चीजें समझ में आने लगी थी क्योंकि ए को उस अंडरकवर एजेंट ने आगाह कर दिया था। और आज 3 दिन के बाद में ये बोलता है सी कि मेरी बहन आ रही है और मेरे को मेरी बहन के साथ रहना है, तो हमें एक अलग स्पेस चाहिए। और दिक्कत यह है कि दिल्ली में कोई मुझे कमरा नहीं देगा, दिल्ली में कोई मुझे मकान नहीं देगा क्योंकि मैं एक कश्मीरी हूं। तो ए भाई और बी भाई आप लोग मेरी मदद करो। ए और बी उसकी मदद करने लग जाते हैं। वो लोग सुबह से निकलते हैं, इंस्टीट्यूट में जाने के बाद अपनी क्लास खत्म होने के बाद में वापस कमरे तक आते वक्त प्रतिदिन 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे धक्के खाते हैं, अखबारों में देखते हैं कहां कहां पे कोई फ्लैट खाली है। और एक जगह बात बन भी जाती है, जहां बात बनती है वहां पे आईडी मांगी जाती है। तो सी कहता है भैया अपनी आईडी आगे कर दो ए और बी की। ए थोड़ा सा सचेत हो चुका था। उसी वक्त ए को यकीन हो गया कि जो अंडरकवर एजेंट ने बोला था वो बात सही है। और वो नीचे के फ्लोर पे उस अंडरकवर एजेंट ने बस वाला हॉकर बनकर के, बस में कंघा तेल साबुन बेचने वाला विक्रेता बनकर के एडमिशन लिया होता है। ए और वो अंडरकवर एजेंट चोरी चोरी प्रतिदिन मिलने लग गए थे, बहुत सारी बातें होती थी। अंडरकवर एजेंट ने ए को एक डिवाइस दिया जिससे ए ने उस सी के जितने डॉक्यूमेंट्स बैग में थे जो उर्दू में लिखे हुए थे उनकी फटाफट कॉपी ली, वो सारी चीजें उस अंडरकवर एजेंट को दे दी। ये बहुत बड़ा एक धमाका करने की साजिश थी। फिर बी को कॉन्फिडेंस में लिया, बी को सारी बातें बताई, बी के होश उड़ गए।
अब सीन ये बना कि सी को नहीं पता था कि उसकी पोल ए और बी के सामने खुल गई है। ए और बी रात को सोते थे। आप एक बार कल्पना करके देखिए, एक पलंग पे तीनों सो रहे हैं, एक आम लड़का, दूसरा आम लड़का और बीच में आतंकवादी लश्कर का। आतंकवादी के दाएं और बाएं में दोनों एक देश के आम नागरिक सोया करते थे। उनको रातों को नींद नहीं आती थी कि वो एक टेररिस्ट के साथ में उसी बिस्तर पे सो रहे हैं। लेकिन कुछ करना था देश के लिए। अंडरकवर एजेंट्स के माध्यम से ए पहली बार देश के बड़े बड़े खुफिया अधिकारियों से मिलता है, देश के बड़े बड़े खुफिया अधिकारियों की शक्लें देखता है, देश की खुफिया एजेंसीज के काम करने के तरीके को समझता है, देश की खुफिया एजेंसीज की वर्कशॉप को देखता है। ए को बहुत रोमांचित करने वाली चीजें मिलती हैं। ए के जहन में कुछ सवाल भी आते हैं, क्योंकि ए उस वक्त अपना करियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है कि उसको जिंदगी में क्या करना है। तो ए के जहन में सवाल आता है, एक प्रश्न आता है। और आप भी सोच के देखिएगा, हम सब जब बच्चे होते हैं या हमारे घरों में आज भी बच्चे होते हैं, हम अपना करियर बनाने की बात सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कंप्यूटर्स में कुछ कर ले, सीए बन जाए, सीएस कर ले। हद से हद देशभक्ति के जज्बात होते हैं तो सोचता है आईएएस कर ले, आईपीएस कर ले, पुलिस में भर्ती हो जाए, सेना में भर्ती हो जाए। इवन कई बच्चे बचपन में बोलते भी है कि मुझे तो भारतीय फौज में जाना है, या मुझे एयरफोर्स में जाना है, मुझे नेवी में जाना है। इस तरह की भावनाएं बच्चों के दिल में होती है, माता पिताओं के दिल में होती है। लेकिन शायद ही आज तक किसी के दिल में यह विचार आया हो कि मुझे आईबी में जाना है, मुझे रॉ में जाना है, मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस में जाना है, मुझे अंडरकवर एजेंट बनना है। कोई भी बच्चा यह सपना नहीं देखता, क्योंकि हम इन विषयों के बारे में जानते नहीं है। और कोई भी माता पिता अपने बच्चे के लिए भी ये सपने नहीं देखते, क्योंकि ये विषय अछूते हैं और ये अछूते रहने भी चाहिए। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अंडरकवर एजेंट्स हमारे जैसे ही होते हैं, मेरे आपके जैसे होते हैं। यही दो आंखें, यही एक मुंह, यही दो कान, यही बाल, यही चेहरा। हम उनको नहीं पहचानते, और पहचान भी जाए तो कभी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके काम पे असर आएगा। तो ऐसे में ये जो सीरीज में आपके सामने लेके आया हूं, ये एक छोटा सा प्रयास है कि हम रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद में अपने देश के अंडरकवर एजेंट्स के चरणों में नमन करें। वो लोग हमसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, नाम तक की कोई उम्मीद नहीं है, गुमनामी की जिंदगी जीते हैं, गुमनामी की मौत मर जाते हैं। और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना की मर्यादा के दायरे में है, जितना बताने से उनके किसी ऑपरेशन और उनके किसी काम पे कोई भी असर ना आए। क्योंकि अगर मेरे कोई किस्सा कहानी बताने में, उनकी ऑपरेशंस की डिटेल ऐसी देने में अगर उनके काम पे असर आएगा तो यह हमारे लिए डूब मरने की बात है। वो लोग एक प्रोटोकॉल में काम करते हैं, हमारे आईबी के लोग हैं, एमआई के लोग हैं, रॉ के लोग हैं, जो भी खुफिया तंत्र के लोग हैं, वो एक प्रोटोकॉल में जीते हैं। इवन आपने बेबी जैसी फिल्म में देखा होगा कि सरकार ये बोलती है कि अगर ये बंदा पकड़ा गया तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सरकार को अपने आप को उससे अलग करना पड़ता है। ये होता है, ये वास्तविकता है। तो क्या है, उस एक के मन में विचार आता है कि यार कभी किसी ने सोचा नहीं ऐसा भी कुछ हो सकता है जिंदगी में। आज इस घटना को 20 वर्ष होने वाले हैं, जनवरी में 20 साल हो जाएंगे पूरे पूरे। खैर मैं बाद में बताऊंगा ए और बी की कहानी। तो जब वो अधिकारियों से मिलता है, ए को कुछ डिवाइसेस दिए जाते हैं उस वक्त पे, क्योंकि मोबाइल्स वगैरह नहीं थे। ए को उनको ऑपरेट करना सिखाया जाता है, ए को सारी बातें बताई जाती है, रिकॉर्डिंग हर एक चीज समझाई जाती है, पूरा सर्विलेंस। क्योंकि ए और बी साए की तरह चिपक के रहते थे सी के साथ में, तो वो सारी चीजें ए को बताई जाती है। ए पूरी जी जान लगा देता है सी की सर्विलेंस करने में, और नतीजा ये निकलता है, सच ये सामने आता है कि जो बहन वहां पे आ रही थी, जिसके लिए सी ने भूमिका बनाई थी कि मैं और बहन अलग रूम में रहेंगे, वो आरडीएक्स के साथ में निजामुद्दीन पे जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं उस वक्त के अखबारों में आपको मिल जाएंगी। क्योंकि मैंने आपको कह दिया है कि मैं सिर्फ उतना बोलूंगा जितने पे हमारी खुफिया तंत्र के लोगों के ऊपर में कोई परेशानी ना आए। और उस रात से पहले मोबाइल्स होते नहीं थे। खुफिया विभाग के लोगों को ए को अपने साथ रखना होता है, बी को साए की तरह सी के साथ चिपका के रखना होता है। तो ए 2 दिन पहले बीमारी का बहाना करके घर जाने के बहाने से वहां से निकल लेता है उस कमरे से।
खुफिया विभाग के लोगों के साथ में 2 रातें रुकता है। जिस सुबह सी को निजामुद्दीन पे जाना होता है, सामान, बहुत बड़ा सामान, कई कई किलो की मात्रा में, जो पूरी दिल्ली उड़ा देता, बी को साथ लेके जाता है। बी भी चौकन्ना हो चुका था, बी को सारी बातें बता दी गई थी। बी की स्मार्टनेस थी, स्टेशन जाने के बाद में वो ये कहता है, सी भाई मैं वापसी के लिए टैक्सी बुक करता हूं और आप लोग होके आइए, बहन जी को, दीदी को लेके आइए। और जैसे ही वो बाहर रुकता है पार्किंग की तरफ, इंटेलिजेंस के लोग उसको सकुशल वहां से निकाल देते हैं, बी को। ए साथ में होता है और जब अंदर कई कई किलो आरडीएक्स के साथ में सी को धर दबोच लिया जाता है। यह बात है 15 अगस्त से कुछ समय पहले की, 2001 की 15 अगस्त को दिल्ली को उड़ाने की बहुत बड़ी साजिश हमारे इंटेलिजेंस के लोगों ने, हमारे खुफिया विभाग के लोगों ने विफल कर दी। लेकिन इसमें भारत देश के 2 आम नागरिक ए और बी, उनका भी बहुत बड़ा अतुल्य योगदान रहा, अतुल्य योगदान। और वहां से ए और बी के जीवन को भी एक दिशा मिली। 20 वर्ष हो गए हैं, ए और बी ने जो भी वो कंप्यूटर कोर्स, जो भी चीजें कर रहे थे, वो तो करा पूरा बाद में। लेकिन 20 वर्षों में आने वाले इस सीरीज में और कहानियां मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने खुफिया तंत्र के साथ में मिलकर के खुफिया विभाग के लिए अंडरकवर एजेंट्स के रूप में दर्जनों ऐसे काम किए हैं, जिनको सोचकर रात को सोने से पहले उनको अपना जन्म लेना कुछ हद तक सफल लगता है। उनको लगता है कि हां, उन्होंने जन्म लेके देश के और धर्म के लिए कुछ किया है। और एक ही मलाल, एक ही अफसोस ए और बी को रहता है आज तक, 20 वर्षों तक। जब ए और बी कभी आपस में बात करते हैं तो सिर्फ वो एक चीज को लेकर के परेशान होते हैं, एक चीज का अफसोस उन्हें जिंदगी भर रहता है कि यार, इस सी को हमने अपने पवित्र मंदिर में जगह दी, इस सी को हमने भाई से ज्यादा प्यार दिया, इस सी को हमने अपनी हथेलियों पे रखा, इस सी को हमने अपने पुण्य पावन पवित्र मंदिर के अंदर में इसके नापाक कदम हम लेकर के गए, और इस सी ने इतना बड़ा दहशतगर्द का काम करके दिखाया और हमारी पीठ में छुरे घोंपे। काश कि हम जिंदगी में इस सी के मुंह पे 2 तमाचे मार सकते। आज भी 20 वर्षों के बाद भी जब कभी ए और बी किसी ऑपरेशन में संयोगवश मिलते हैं, भारत में या भारत के बाहर किसी देश में किसी भी ऑपरेशन में, सीक्रेट आईडीज के साथ में, बदले हुए नामों के साथ में, तो हां, आपस में ये जरूर डिस्कस करते हैं कि यार एक बार सी को थप्पड़ मारने का मन है। ये कनेक्टिंग द डॉट्स, मैं हमेशा बोलता हूं डॉट्स मिलाओ। और जब डॉट्स मिलाओगे, बचपन में खेलते थे ना, कभी हाथी, कभी जिराफ, कभी चीता, कभी बिल्ली, कभी बंदर, ऐसी तस्वीरें बनती थी, तो बहुत बड़ी तस्वीरें बनेंगी। साइबर सिपाही से जुड़े रहिए। आप लोग कमेंट्स में बता दीजिए, अगर आप लोग कहेंगे तो दिसंबर से मैं आपके सामने हर हफ्ते एक वीडियो लेके आऊंगा या फिर एक लाइव करूंगा, जिसमें आपको ऐसी 100 बड़ी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो अगर हो जाती पिछले 6 वर्षों में तो तबाही मच जाती। लेकिन हमारे इंटेलिजेंस के लोगों ने, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों ने, हमारे गुमनाम हीरोज ने वो घटनाएं होने से बचा ली और वो दुनिया के सामने नहीं आ पाई। जितना मर्यादा के दायरे में होगा उतना मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप लोग मुझे बता दीजिए, क्या आप इस विषय पे साइबर सिपाही के साथ जुड़ना चाहते हैं? क्या आप इस विषय के वीडियोस देखना चाहते हैं? आपके कमेंट्स को पढ़ने के बाद हम फैसला करेंगे कि क्या दिसंबर के महीने से ऐसी 100 कहानियां, ऐसे 100 सच्चे किस्से, ऐसी 100 घटनाएं मैं आपसे शेयर करूं या नहीं करूं। नमन करिएगा गुमनाम हीरोज के चरणों में, मेरी आपसे इतनी ही विनती है। जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अंडरकवर स्टोरीज एपिसोड नंबर 3 में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा या फिर इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, बिल्कुल मत देखिए। रात के तकरीबन 11 बजे जब व्हाट्सएप पे चैट चल रही थी, सामने से मैसेज आता है, जान मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं। और जब वो अपने मोबाइल पे इस मैसेज को पढ़ता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। कितने महीनों से वो इस लेवल तक आने की ही तो इंतजार कर रहा था कि उनका रिश्ता कब इस लेवल पे आए, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि रिप्लाई क्या करे। सामने से फिर मैसेज आता है, जान मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं, प्लीज बताओ ना मुझे क्या करना है। वो फिर से मैसेज को पढ़ता है, कोई रिप्लाई नहीं दे पाता। फिर तीसरा मैसेज आता है कि जान
बोलो ना, क्या मुझे धर्म बदल के हिंदू बनना है? मुझे क्या करना है? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं। वो फिर से मैसेज को पढ़ता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दे पाता। फिर सामने से मैसेज आता है कि जान, मेरा यकीन करो, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं, बताओ मुझे क्या करना है। और वो उस मैसेज को पढ़ के सोचता है कि मैं कैसे बोलूं कि जान ये चाहता है कि तुम अपने भाईजान की जासूसी करो। अंडर कवर स्टोरीज एपिसोड नंबर 3 अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अंडर कवर स्टोरीज के एपिसोड नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से 80, जी हां 80, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 25 नहीं 50 नहीं 80 अंडर कवर एजेंट्स ने दिल्ली को फटने से बचा लिया। दिल्ली एयरपोर्ट, साउथ एक्स मार्केट, अंसल प्लाजा मॉल, वसंत कुंज मॉल, 4 जगहों की रेकी हुई थी। अफगानिस्तान से आईएसआईएस का आतंकवादी दिल्ली आया था, लाजपत नगर में रुकवाया गया था उसको। और 2017 मैनचेस्टर ब्लास्ट, जी हां 2017 मैनचेस्टर ब्लास्ट के तर्ज पे उसने एक्सप्लोजिव मांगे थे, पेट पे बांध के फटने के लिए उसको वो चीजें दी गई और रंगे हाथों गिरफ्तार करके यूएस मिलिट्री बेस कैंप अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। अंडर कवर स्टोरीज एपिसोड नंबर 2 में मैंने आपको बताई थी कहानी ए, बी और सी, 3 दोस्तों की। ए और बी भारत देश के सामान्य बेटे, आम बेटे, और सी लश्कर का आतंकवादी। वो तीनों घनिष्ठ मित्र थे, एक साथ रुकते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ खाना पीना। एक ही पलंग पे, एक ही बिस्तर पे सोना। सुरक्षा एजेंसियों के सानिध्य में आईबी, एमआई, रॉ, बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसीज के गाइडेंस में ए और बी ने बहुत अच्छे से काम करते हुए सी को निजामुद्दीन स्टेशन पे एक्सप्लोजिव के साथ में पकड़वाया था। सी बहन के बहाने घर ढूंढ रहा था और बहन आ रही थी दिल्ली को दहलाने 15 अगस्त पे 2001 की बात है, आपको याद होगा। आज मैं आपको बताऊंगा अर्ध कुंभ मेला हरिद्वार निशाने पे था। निशाने पे थी दिल्ली 26 जनवरी। निशाने पे थे फ्रांस के राष्ट्रपति जो कि दिल्ली में मुख्य अतिथि होने वाले थे। और निशाने पे थे आईबी के डायरेक्टर आसिम इब्राहिम जो कि बाद में मोदी जी के एंटी टेरर स्पेशल कॉन्वॉय में भी शामिल हुए हैं। बहुत बड़ा दिल दहलाने वाला ऐसा हादसा, ऐसा आतंकी हमला जो हिंदुस्तान को हिला देता। अर्ध कुंभ में लाखों लाखों की संख्या में, लाखों लाख की संख्या में हिंदू श्रद्धालु आते हैं, संत समाज आता है, नागा साधु आते हैं, अलग अलग पीठों से, मठों से सारा का सारा संत समाज वहां पे जमा होता है। ट्रेनें भर भर के जाती हैं हिंदू श्रद्धालुओं की हरिद्वार में। वहां पे ब्लास्ट की बहुत बड़ी योजना। जी हां, चैट चलती है रात को 11 बजे। सामने से मैसेज आता है, जान मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं। और वो सोचता है कि मैं कैसे बोलूं कि जान चाहता है तुम भाईजान की जासूसी करो। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 2-3 महीने ए ने, यहां किरदार फिर से एजेंट ए बोलूंगा मैं, जो कहानी का मुख्य किरदार है। एजेंट ए ने अपने इस घनिष्ठ मित्र को, जिसको हम नाम देंगे हूर, और एजेंट ए ने हूर से घनिष्ठता बनाने के लिए बहुत समय खपाया था। 2-3 महीनों के प्रयास के बाद में अब वो नौबत आई थी कि जब हूर के साथ में देर रात तक बातें होने लगी थी, देर रात तक चैटिंग होने लगी थी, और देर रात तक ये लेवल आ गया था कि जान मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं। ए के दिमाग में सामने तारीख थी, कैलेंडर था, क्योंकि ए को पता चला था अपने गुरु, अब मैं गुरु का यहां पे नाम दूंगा जो कि सबके गुरु हैं, संसार के गुरु हैं,
योगेश्वर श्री कृष्ण, चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, तो मैं उनको कृष्णा सर बोलूंगा। कृष्णा सर से इंफॉर्मेशन आई थी, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर में ये एजेंट ए काम कर रहा था। एजेंट ए के सामने समय बहुत कम था, काम बहुत बड़ा था। उसने हूर को कॉन्फिडेंस में लिया। कॉन्फिडेंस में लेने के बाद में धीरे धीरे जब वो और घनिष्ठ हुए, काफी ज्यादा उनका मिलना जुलना हो गया, काफी ज्यादा उनकी अनौपचारिक बातें होने लगी, काफी ज्यादा घनिष्ठता हर लेवल पे हो गई। तब ए ने हूर को बोला कि हूर, ये एक छोटी सी चीज है, इसको बहुत सावधानी से अपने भाईजान के वॉलेट में, उनके बटुए में रख देना और इस तरह से रखना कि उन्हें इसका बिल्कुल भी पता ना चले। हूर को बहुत शौक लगा। हूर ने सोचा था कि ए कोई ऐसी बात कहेगा जो कि बहुत रोमांटिक होगी, जो कि बहुत इस तरह की होगी कि जो अमूमन युवाओं के बीच में एक लड़का लड़की के जब संबंध बनने शुरू होते हैं, तब जब लड़का कोई डिमांड करता है लड़की से, हूर वो एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन हूर को एकदम झटका लगता है कि ये ए ने क्या मांगा। हूर उसकी तरफ देखती है। ए आंखें झुकाते हुए, पलके झपकते हुए कहता है कि प्यार करती हो, और कहती हो ना, जो आप कहोगे मैं करूंगी, मेरे कहने पे इतना कर दो। नाम देंगे हम हूर के भाई का T1, टेररिस्ट 1, और उसके बाकी साथी T2, T3, T4, 4 लड़के, 4 आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी, IM से ताल्लुक रखने वाले, जिनके निशाने पे थी दिल्ली, जिनके निशाने पे था हरिद्वार, जिनके निशाने पे थे फ्रांस के राष्ट्रपति, जिनके निशाने पे थे देश के आम नागरिक, और सबसे बड़ी बात अर्ध कुंभ मेला हरिद्वार उनके टारगेट पे था। समय बहुत कम था ए के पास में। ए ने हूर को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लिया। ए के साथ में जितनी उसकी घनिष्ठता थी, उस घनिष्ठता को भुनाते हुए ए ने जो कृष्णा सर से गाइडेंस मिलती थी वो हूर के ऊपर अप्लाई करके पूरी सर्विलेंस T1, T2, T3, T4 तक धीरे धीरे पहुंचा दी। हूर और ए की घनिष्ठता परी को थोड़ी सी अखरने लगी। अब आप कहेंगे ये परी कौन है? परी एजेंट ए की बहुत घनिष्ठ मित्र, बहुत घनिष्ठ, हूर से भी ज्यादा। और मजे की बात यह है कि परी, हूर और एजेंट ए एक दफ्तर में काम करते थे। ए ने परी के माध्यम से हूर को उसी ऑफिस में जॉब दिलवाई थी। कृष्णा सर का जब इनपुट आया था कि ये T1, T2, T3, T4 कुछ इस तरह के लड़के सर्विलेंस पे डालने हैं, इनको लेकर के पूरे इनपुट्स मिले हैं कि ये एक बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं, तो परी जो उस ऑफिस में HR का काम संभालती थी और वहां पे रिसेप्शनिस्ट की अभी जगह खाली थी, तो वहां एक बायोडाटा सरकवाया जाता है जो कि प्लांटेड होता है, और वो बायोडाटा हूर का था। जब हूर का बायोडाटा आता है तब ए परी के साथ में जो उसके संबंध होते हैं, जो घनिष्ठता होती है, जो उनका एकदम करीबीपन होता है, उसको कैश करते हुए परी को बोलता है कि इस पोस्ट के लिए कोशिश करके हूर को सेलेक्ट करो। और परी ए के प्यार में ना नहीं कर सकती थी। परी ने ए के प्यार में हूर को पास किया। लेकिन अब ए और हूर की निकटता थोड़ी सी परी को खटकने लगी थी। ए को भी इस बात का आभास हो गया था। ए को यह भी समझ में आ गया था कि अगर परी इस वक्त पे बिदक गई तो ए जिस मकसद से यह सब कुछ कर रहा है वो पूरा का पूरा मकसद पिट जाएगा। ए ने अपने गुरु कृष्णा सर से बात की। कृष्णा सर ने बोला समय कम है, इनके टारगेट पे हरिद्वार है, जो वहां पे सर्विलेंस कराया गया था उससे पूरी पूरी इंफॉर्मेशन सीधे कृष्णा सर के पास जाती थी, क्योंकि वो सारे इक्विपमेंट्स ऑफिशियली भारत की खुफिया एजेंसी के लोगों के पास में होते हैं। हमारे असली जो अंडरकवर हीरोज हैं, हमारे जो असली अंडरकवर गुमनाम हीरोज हैं, उनके पास में होते हैं। तो उसके माध्यम से वहां पे सारी जानकारियां जानी शुरू हो गई थी। उनके फोन से लगातार सीरिया के नंबर पे बात होती थी। उनके फोन पे लगातार कुछ वेबसाइट्स निकाली जाती थी। उनके कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर में वेबसाइट्स निकाली जाती थी, और वो वेबसाइट्स थी बम कैसे बनाए जाते हैं, बम कैसे धमाके किए जाते हैं। एक्सप्लोजिव बनाने की वेबसाइटों को देखने के बाद में वो लोग रात को देर देर रात तक सोया करते थे।
कमोबेश ये प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रही और उसके बाद में एक तरफ जब वो बम बनाने की प्रक्रिया देखते थे, दूसरी तरफ वो लोग सर्च किया करते थे अर्धकुंभ हरिद्वार के बारे में, अर्धकुंभ का पूरा शेड्यूल सर्च किया करते थे। कौन कौन सी ट्रेनें वहां पे स्पेशल चलाई जा रही थी, कौन कौन सी ट्रेनें कौन कौन से बड़े स्टेशन से आने वाली थी, कौन कौन से अखाड़ों के, कौन कौन से मठों के, कौन कौन से संत समाज वहां पे आने वाले थे, ये भी उनके नंबर से सर्च किया जाता था। एजेंसीज के पास एक एक पल की खबर जा रही थी। तो कृष्णा सर ने ए को सचेत कर दिया था तुम्हारे पास में समय बहुत कम है, इनको किसी तरह से हरिद्वार लेकर के जाना होगा, जो कि वो लोग ऑब्वियसली खुद भी जाने वाले थे, लेकिन हरिद्वार में उनके ऊपर में वॉच कैसी रखी जाए। तब ए ने बोला कि सर ये काम भी मैं कर दूंगा, क्योंकि उस ए की एक बहुत घनिष्ठ मित्र वहां भी थी, उत्तराखंड में भी थी। ए ने अपनी उस मित्र से संपर्क किया, उसको हम नाम देंगे एंजल। ए ने एंजल से बात की। एंजल को ऑब्वियसली किसी को भी एक कुछ बताता नहीं था, वो तो नॉर्मल बात करता था, जैसे प्यार में बातें होती हैं, जैसे घनिष्ठ रिश्तों में बातें होती हैं। एंजल से भी बिल्कुल वैसी बात चलती रही। एंजल से बहुत दिनों के बाद में बात हुई थी, बहुत लंबी बात हुई, सब कुछ हुआ और बातों ही बातों में ए ने बोला कि मेरे कुछ साथी वहां पे आना चाहते हैं, तो तुम्हारा चूंकि टूरिज्म का सारा काम है और वहां पे आप लोग के रिजोर्ट वगैरह है, तो क्या मेरे दोस्तों को आप रुकवा लोगी? ऑब्वियसली एंजल कैसे मना करती, प्यार जो है, प्यार है ना, प्यार में तो ना होता नहीं है। तो एंजल ने कहा कहने की बात है, आप जैसा कहोगे सब कुछ वैसा हो जाएगा। ए ने उससे पहले ये बोला कि मेरे 2-3 दोस्त हैं जिनको कि होटल मैनेजमेंट का कुछ कोर्स कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग करनी है, इनको कोई सैलरी मत देना, बस इनको अपने यहां पे रख लो, इनको अपने रिसोर्ट में रख लो और जो भी ये लोग काम करें, अगर बावर्ची का काम करना चाहे बावर्ची का कर लेंगे, रूम सर्विस का करना चाहे रूम सर्विस का कर लेंगे, इनको हर तरह के काम करने दो और ये मेरे बिल्कुल छोटे भाई के जैसे हैं। ए ने एंजल के यहां पे अपने 3 बंदे ट्रेनिंग के नाम पे सेट करवाए। वो कृष्णा सर के बंदे थे, वो खुफिया अंडरकवर हीरोज थे। उनको वहां पे ट्रेनिंग के नाम पे पहले भेजा और जब बाद में हूर के जरिए T1, T2, T3, T4 की बाकी बातें ए तक आती थी और ए कृष्णा सर को बताता था। जब वो लोग वहां चले गए और वहां जाने के बाद में उनकी बातचीत सीरिया के नंबर पे ज्यादा होने लगी। अर्धकुंभ मेले को लेके सर्चिस बढ़ने लगी, समय निकट आने लगा। ऊपर से 26 जनवरी का समय आ रहा था, फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होने वाले थे। सुरक्षा एजेंसियों के पैरों से जमीन निकल गई जब उनके नंबर से सर्च हुआ। 26 जनवरी चीफ गेस्ट, जब उनके नंबर से 26 जनवरी की पूरी सिक्योरिटी को लेकर के सर्चेस शुरू हुई, उन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस देखने शुरू किए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरे में क्या क्या होता है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितने लेयर्स की होती है, 26 जनवरी की परेड में कितने लेयर्स की कहां कहां पे सुरक्षाएं होती हैं, ये सारी चीजें जब उनकी सर्च के बटन्स पे आने लगी, वो जो भी उनकी एक एक सांस सुरक्षा एजेंसियों के पास में सीधे जा रही थी, वो जो कुछ करते थे सुरक्षा एजेंसी की निगाह उसके ऊपर थी। ए ने अपनी तरफ से सारा काम कर दिया था जो वो कर सकता था अपनी घनिष्ठ मित्रों के माध्यम से, फिर वो परी हो, वो हूर हो, वो एंजल हो, और उसके बाद में हमारी सुरक्षा एजेंसीज के जवान, हमारे असली जो खुफिया हीरो हैं, असली जो गुमनाम हीरोज हैं, उन्होंने जब सारी चीजें देखी और हरिद्वार में एक दिन T1, T2, T3, T4 से मिलने के लिए जब रिसोर्ट में एक T5 आने वाला था कुछ सामान लेकर के, तभी उन तीनों ट्रेनिंग करने वाले अंडरकवर हीरोज ने और उनके साथ में बाकी फोर्सेस ने उनको वहां पे रंगे हाथों धर दबोचा और उसके बाद में पूरी साजिश का खुलासा हुआ है। और यहां तक पता चला कि आसिम इब्राहिम जो आईबी के डायरेक्टर थे 2 वर्षों तक, और जब ये हमले की प्लानिंग कर रहे थे उस वक्त पे आसिम इब्राहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एंटी टेरर एनवॉय में शामिल थे। जी हां, 2 साल तक आईबी के डायरेक्टर रहे और उसके बाद में प्रधानमंत्री की स्पेशल टीम में वो कार्यरत थे। आसिम इब्राहिम भी उनके निशाने पे थे, ऐसा सूत्रों के द्वारा बाद में बताया गया। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। अगर यह हमला हो जाता, अगर ट्रेन में धमाके हो जाते, अगर साधु संतों की हत्या हो जाती, अगर कुछ हिंदू वहां पे मारे जाते, पूरे देश में एक कम्युनल ये आग भी लग सकती थी
अगर दिल्ली में कोई हादसा हो जाता और अगर फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ में कुछ हो जाता तो ये एक ग्लोबल लेवल पे भी बहुत बड़ा आतंकी हमला माना जाता। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इस हमले को होने से रोक लिया। वो T1, T2, T3, T4, T5 पकड़े गए। और मैं आपको एक बात यहां पे बताना चाहता हूं कि जो एजेंट ए था वो किसी एजेंसी के लिए काम नहीं करता था। ना वो रॉ में था, ना वो आईबी में था, ना वो एमआई में था, ना ही वो भारत देश की किसी भी सुरक्षा तंत्र में आधिकारिक रूप से काम करता था। लेकिन हां, अंडर कवर स्टोरीज एपिसोड नंबर 2 में आपको याद होगा जब ए निजामुद्दीन पे सी को पकड़वाने से पहले 2 रातों तक हमारे खुफिया विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ में था। उन बड़े अधिकारियों में थे कृष्णा सर, और कृष्णा सर ने निजामुद्दीन पे सी के पकड़े जाने के बाद में जब ए और बी को शाबाशी दी, आशीर्वाद दिया, तब उनको बोला कि आप लोग क्यों नहीं ये ज्वाइन कर लेते, आप लोग देश की खुफिया एजेंसी को ज्वाइन करो, बहुत अच्छा काम करते हो। तब ए ने एक बात बोली कि सर, जब भी भगवान ना करे आप जिस फील्ड में काम करते हैं अगर उसमें आप लोग पकड़े जाते हैं तो सरकार क्या बोलती है कि इससे हमारा कोई नाता नहीं है, हम इसको नहीं जानते। तो सर, जब सरकार का नाता ही नहीं होना है भविष्य में तो सिर्फ नाम के लिए किसी विभाग को क्यों ज्वाइन करना। हां, आपके साथ काम करके, आपकी गाइडेंस में काम करके बहुत अच्छा लगा। और अगर आप चाहें तो हम लोग पूरी जिंदगी आपके लिए काम करेंगे। आप हमें प्रोजेक्ट या टास्क या जो भी कहें, आप हमें केसेस देते रहिए और हमें गाइड करते रहिए। जो हम कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। कृष्णा सर मुस्कुराए और एक वचन लिया ए और बी से, जब तक इस धरती पे ए तुम, बी तुम और मैं कृष्णा, मैं नाम कृष्णा ही रखूंगा अभी भी उनका। तो कृष्णा सर ने कहा था कि ए तुम, बी तुम और मैं कृष्णा, जब तक हम तीनों में से एक भी शख्स जिंदा रहेगा तब तक हमारे रिश्तों के बारे में तुम लोग मेरे लिए काम करते हो, ये दुनिया में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चाहे वो तुम्हारे सगे माता पिता ही क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारे सगे भाई बहन ही क्यों ना हो, कल को तुम्हारी शादी हो तो चाहे वो तुम्हारी बीवी ही क्यों ना हो, तुम्हारे बच्चे ही क्यों ना हो, और जब तक अगर तुम बूढ़े भी हो जाओ तो तुम्हारे नाती पोते भी क्यों ना हो, किसी को ये चीज मालूम नहीं चलनी चाहिए जब तक हम तीनों में से एक भी इंसान जिंदा रहेगा। उसके बाद ए और बी ने कृष्णा सर की गाइडेंस में कई सारे ऑपरेशन किए। ए ने कृष्णा सर से बहुत कुछ सीखा था। ए ने कृष्णा सर से सीखा था कैसे अपने एजेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे ए और बी को बिल्कुल बच्चे की तरह कृष्णा सर ने एक तरह से अपने हाथों में पाल के बड़ा किया और इस फील्ड में स्टैब्लिश किया, उसी तरह से ए ने और बी ने अपने अपने आगे अंडरकवर एजेंट्स बनाए थे। लेकिन ए की सबसे बड़ी एजेंट साबित हुई ए की 50 के करीब गर्लफ्रेंड्स, ए की 50 के करीब घनिष्ठ फीमेल फ्रेंड्स, उनकी महिला मित्र जो कि हिंदुस्तान के अलग 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 शहरों में थी। इस तरह से हमारे गुमनाम हीरोज ने एक बार फिर देश को दहलने से बचा लिया। अंडरकवर स्टोरीज में मैं आपको हमेशा कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे किस्से बताता रहूंगा जो अगर हो जाते तो बहुत बड़े बम धमाके हो जाते। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बम धमाके होने के बाद में टीवी चैनल्स पे खबरें आती हैं कि यहां बम फटा, वहां बम फटा, यहां आतंकवादी हमला हुआ, वहां आतंकवादी हमला हुआ, इतने लोग मर गए, इतने लोग जख्मी हैं, जख्मियों को इस अस्पताल में ले गए, जो मर गए उनको वहां पे ले गए, और सरकार ने किसको कितनी धनराशि दी। ये खबरें हम टीवी के पर्दों पे देखते हैं। लेकिन जो बम धमाके होने से बच गए, जो हमारे गुमनाम हीरोज ने बचा लिए, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जितना कैमरे पे बोलना उचित है सिर्फ उतना मैं आपको इस सीरीज में बताता रहूंगा। आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता दीजिए कि क्या हर महीने ये एक एपिसोड कंटिन्यू करें, और जब इसको रोकना हो आप वो भी बता दीजिएगा। आपके कमेंट्स को पढ़ने के बाद ही हम अगली स्टोरी आप तक लेकर के आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। नमन करिएगा गुमनाम हीरोज के चरणों में। मेरी आपसे इतनी ही विनती है। जय श्री राम। हर हर महादेव।